स्वागत है आपका द प्रिंट में। बिहार का लोकसभा चुनाव जिस तरह से बिहार जन चेतना की कर्मस्थली मानी जाती है, तो बिहार में इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो किस तरह से 2019 से अलग होगा? हमारे साथ चिराग पासवान जी जुड़ रहे हैं, जो एलजेपी रामविलास पासवान गुट के अध्यक्ष हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से बिहार का चुनाव इस बार अलग है। चिराग जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुरुआत थैंक करते यू। हैं। सनी देओल की फ़िल्म एक है गदर 2। गदर 2 का जो मुकाबला था वो शाहरुख खान की पठान से था, और सनी देओल की जो फ़िल्म थी वो काफ़ी हिट हो गई। तो चिराग पासवान ने सारे अपने चाचा सबको निरस्त करते हुए सारी लोकसभा की सीट बीजेपी से झिटक ली। तो चिराग पासवान का आखिर जादू क्या है? कैसे आपको सारी सीटें मिली? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझे जादू का मूल मंत्र पता होता तो शायद मैं आज से 2.5-3 साल पहले ही इसको इस्तेमाल कर लेता। हुँ, बट हुँ। मुझे लगता है कि राजनीति में और खास तौर पर गठबंधन की राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। और मैं 2.5-3 साल विपरीत परिस्थितियों में अपने इसी आधार को मजबूत करने की दिशा में मैंने प्रयास किया, मैंने कार्य किया। बिना इस सोच के कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, without getting into those nitty-gritties of the complicated situation that I was in, मैं सिर्फ काम करता रहा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से मैंने सीखा था, कभी भी डिफिकल्ट टाइम्स हो, विपरीत परिस्थिति हो, कठिन समय हो, तो जनता के बीच जाए। जनता स्वतः आपको रास्ता दिखाती है। बस मैंने वही किया। आज से 6 महीने पहले, भाई आज आप ये बात बोल रहे हैं, 5 सीटें और सबको साइडलाइन कर दिया। 6 महीने पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि चिराग पासवान भी कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा, मैं किसी गठबंधन का हिस्सा बनूंगा या कोई गठबंधन मुझे लेगा, स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ऐसे में गर्व जरूर महसूस होता है कि हम लोग के संघर्ष को गठबंधन में सम्मान मिला है। तो आपने ऐसा जादू क्या किया कि लोगों ने आपको आउटराइटली एक तरह से मान लिया था कि अब तो चिराग पासवान का द एंड हो चुका है। लेकिन मोदी के हनुमान ने ऐसा जादू क्या किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कि उन्होंने सारी सीटें आपको दी चुनाव लड़ने के लिए? मुझे नहीं पता कि मैंने पीएम पे कोई जादू किया कि नहीं किया, बट बहरहाल एक दौर से मैं उस दौर से भी गुजरा हूं जब हनुमान शब्द मेरे लिए ताने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और कहा जाता था कि बड़ा हनुमान बना फिरता था, क्या मिल गया। और आज जब मिल गया तो मैं बस सिर्फ मैं यही मानता हूं कि मेरे संघर्ष, मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा बिना इस बात की उम्मीद रखे या लालच किए कि हम लोग को कुछ मिलेगा बदले में, नहीं मिलेगा। हम लोग सिर्फ काम करते रहे, जनता के साथ जुड़ते गए। ये एक ईमानदार प्रयास मैंने जरूर किया, लोगों के साथ जुड़ने का, उनके विषयों को उठाने का। लोग सही में क्या सोचते हैं, जात पात धर्म मजहब से उड़कर उन बातों को एक बड़े मंच पर उठाने का ये मैंने प्रयास किया। मुझे लगता है वो साथ जो जनता का मुझे मिला, वो एक बहुत बड़ा कारण बना गठबंधन में भी साथ मिलने का। अब जो हाजीपुर की सीट है, चूंकि रामविलास जी बहुत कई टर्म तक वहां से एमपी रहे, तो जनता का जो सपोर्ट आपको हाजीपुर में मिल रहा है, लोगों को लगता है कि रामविलास जी का वारिस जो है उनके बीच में आ गया है। आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं हाजीपुर में, तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है हाजीपुर में? Well, I think मतलब ऑनेस्टली बोलूं, इट्स बीन अनप्रेसिडेंटेड द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट आई एम गेटिंग। बट कहीं ना कहीं ये उम्मीद मैं करूंगा अभी हाजीपुर से, क्योंकि हाजीपुर से मेरे पिता का ही कभी रिश्ता एक संसदीय क्षेत्र का नहीं रहा। हमेशा उन्होंने भी एक बेटा बनकर हाजीपुर को अपनी माँ उन्होंने माना, और मेरा भी वही रिश्ता रहा है। मतलब मैं हाजीपुर तब से जाता रहा हूं जब से मुझे राजनीति का र भी नहीं पता था। मुझे यही नहीं पता था कि मैं कभी हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। बचपन में 2-3 साल का था, चलना सीखा था पापा के साथ, हाजीपुर आता जाता रहा था। उन्होंने मेरा बचपन से वो परिचय, तो आज भी जब हाजीपुर के लोग मिलते हैं तो उसी अपनेपन के साथ मिलते हैं। तो नेता वाला वो रिश्ता नहीं है। जिम्मेदारियां जरूर बहुत है मेरे कंधों पर, एंड filling up to the expectations built by my father, someone like him, रामविलास पासवान जी, इज नॉट एन इजी जॉब। उन्होंने जो विकास की एक बड़ी लकीर उन्होंने खड़ी कर दी है, उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना कतई आसान नहीं होने वाला है। बट हाँ, उम्मीद जरूर है, विश्वास है, संकल्पित होकर जा रहा हूँ कि पापा के अधूरे कार्यों को, उनके सपनों के हाजीपुर के निर्माण में अपना योगदान जरूर दूंगा।
बिहार जिस तरह से इलेक्शन का जो फेज गुजर चुका है, आप क्या सेंस कर पा रहे हैं ग्राउंड पे कि एक तरफ जो नैरेटिव ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि वोट ट्रांसफर नीतीश कुमार के लिए इस बार आसान होगा, या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पे जेडीयू को भी वोट ट्रांसफर हो जाएगा? सो यू नो व्हाट, मतलब क्या, मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च किया है। मतलब मैं करता भी हूँ, आई वर्क अ लॉट ऑन डेटास एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड मैंने काम किया। आज की तारीख में अगर किसी एक नेता के नाम पर, और मैं बिहार ही नहीं, मैं देश की जनता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट है, उत्साह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर है। मोदी की गारंटी, भाई जिस हक से हम लोग कहते हैं, वो हक हमें जनता ही देती है, क्योंकि जनता के बीच वो कार्य हम लोगों ने किए हैं। 2047 तक जब देश को विकसित राज्य बनाने का, जब हम लोग देश को विकसित देश बनाने का जब हम लोग संकल्प लेते हैं, तो उसकी नींव में जो छोटे छोटे कार्य किए गए, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण हो, या उज्ज्वला योजना के माध्यम से, या आयुष्मान के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित ना रह जाए, ये वो मूलभूत जरूरतें हैं जो कि किसी भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या दशकों से रही। इस दिशा में कार्य किया गया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर कर प्रति व्यक्ति आय को मजबूती देने का हम लोगों ने कार्य किया। जहां सीमाओं से सरहद को सुरक्षित रखा, सीमाओं पर सरहद को सुरक्षित रखा, वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से आधुनिकीकरण का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया। तमाम ज्वलंत विषय, भले वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने अपने वादों को पूरा किया। तो आज की तारीख में जहां तमाम वादों पर हम लोग खरा उतरे हैं, तो ये उत्साह प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही है, उनके गठबंधन के लिए है, क्योंकि ये विश्वास लोगों का है कि यही गठबंधन वादों को पूरा करेगा। तभी जब बिहार को लेकर कहा भी जाता है भाई कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कैसे, इसका नुकसान किसको होगा या इसका लाभ किसको होगा, आज की तारीख में विपक्ष का कैडर मुझे बताइए ना क्यों उत्साहित होगा। उनके पास कोई नेता नहीं है। आज अगर कोई महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी बोलिए, उनका कैडर किसके लिए वोट करने जाएगा? कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, या ऐसे कौन से कार्य किए? कांग्रेस जब बोलती है भाई 55 साल आप लोग सत्ता में रहे, आप लोगों ने क्या किया, क्यों कोई कांग्रेस के लिए एक्साइटेड रहेगा? या राजद के लिए 15 साल आपके परिवार के दो दो लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या कर लिया आपने उस वक्त कि आज आप लोगों को विश्वास दिखाएं कि देखिए उस वक्त हम लोगों ने ये किया, आज हम लोग ये करेंगे? वो विश्वास नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से गठबंधन में एक अविश्वास है। पहले चरण में आप देखिएगा कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, प्रदेश का नेता प्रचार में नहीं है, और वाम दल का कोई नेता नहीं है। तो ऐसे में कैडर किसी और नेता के लिए एक्साइटेड हो, मैं नहीं मानता। ऐसे में जितना भी मतदान हो रहा वो शुद्ध और शुद्ध एनडीए का कैडर है। इन लोगों के पास मुद्दे भी नहीं है। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। भाई एक ही बात को आप लोग बार बार, कितनी बार आप लोगों को डराएंगे? कांच की हांडी भी बार बार नहीं ना चढ़ेगी। हर बार 2015 में भी आपने बोला आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भाई, जिस संविधान की वजह से 3-3 बार वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों कोई उस संविधान को बदलेगा या हटाएगा? तो लोगों में डर पैदा कर कर इन बातों को लेकर जो विपक्ष बार बार अपनी रणनीति, 2015 में तो ये शगुफा चल गया, पर अब आगे लोग इस पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। इस बार मतदान सिर्फ और सिर्फ विकास पे होने जा रहा है। जो नीतीश जी से जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उससे उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, या फिर कहें नीतीश जी की कुछ अपनी रिजर्वेशन थी आपके लिए, अब वो क्या दूर हो गई है? आप लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं? भाई दूर करना होगा और दूर किया है, एंड आई थिंक विद एक्सट्रीम मेच्योरिटी माय चीफ मिनिस्टर हैज डेल्ट विद द सिचुएशन, मी द कैडर ऑफ माय पार्टी हैज डेल्ट विद द सिचुएशन, और बहुत ईमानदार तरीके से। राजनीति का विद्यार्थी हूं, मैं मानता हूं कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता, और राष्ट्र हित को साधने के लिए गठबंधन के हितों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे गठबंधन में अगर दो दल आपस में ही उलझ जाए तो इसका सिर्फ नुकसान हम लोगों को होगा और हम सबको होगा। मेरी सीटों पर होगा, जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर होगा। अगर हम लोग आपसी किसी भी पूर्वाग्रह के साथ, अगर हम लोग प्री कंसीव नोशन के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े, ऐसे में इन तमाम बातों को भूलकर प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, की है हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना 400 पार का लक्ष्य है, जिसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान है। उस दिशा में मुझे लगता है बहुत ऑनेस्टली हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
एक जो सवाल बार-बार विपक्ष उठाता है चिराग जी कि जो एजेंसियों का इस्तेमाल सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल जैसे कि हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ या अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं। तो एज़ ए अलायंस पार्टनर आपको ये लगता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल तो अलायंस पार्टनर के खिलाफ भी हो सकता है? या फिर आपको लगता है कि सीबीआई, ईडी एक निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है? मेरा विश्वास शंकर भाई मेरे देश की ना कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा है। और मैं कहने के लिए ही नहीं, मुझे लगता है हम सबको ये मानना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है। जब आप इन एजेंसियों के दुरुपयोग का जब आप आरोप लगाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह आप खड़ा करते हैं। अंतोगत्वा ये तमाम एजेंसीज भारत के जुडिशियल सिस्टम के सामने ही तथ्यों को प्रस्तुत करती हैं और भारत की न्याय प्रणाली ही इसके ऊपर अपना मत देती है। ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर कोई गलत नहीं है तो उसे डरने की कतई कोई जरूरत नहीं। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बट अगर आप दोषी हैं तो ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। गया वो जमाना जब आप करोड़ों के घोटाले आप करते थे और फिर भी आप खुलेआम घूमते थे। आज की तारीख में नए भारत में भ्रष्टाचारियों की कहीं कोई जगह नहीं है। इस बात को भी स्ट्रांगली स्टेट इस सरकार के द्वारा किया गया है। एज़ ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप जेडीयू के प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं? और खास तौर से एलजेपी का प्रोस्पेक्ट 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए? चिराग पासवान कब मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? Well, I don't know whether I'm a political expert or not, but I'm definitely a student of politics. और मैं उस दृष्टि में फिलहाल मैं सिर्फ अपने दल, अपने संगठन पे मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है। मुझे नहीं पता जनता दल यूनाइटेड का भविष्य आने वाले समय में क्या है। मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपनी पकड़, उनका एक अपना विश्वास बिहार की एक बड़ी आबादी पर रहा है और जिसका लाभ हमेशा से मेरे मुख्यमंत्री जी और उनके गठबंधन में घटक दलों को मिलता रहा है। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ना सिर्फ बिहार की समस्याओं का जिक्र करती है, बल्कि समाधान हम लोग देते हैं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। 2047 तक देश को अगर एक विकसित राज्य बनाना है तो बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव का विकसित होना जरूरी है। ये रोड मैप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर आता है। कैसे आप रेवेन्यू जनरेशन आप बढ़ा सकते हैं, राजस्व कैसे बिहार का बढ़े। कृषि प्रधान प्रदेश है हम लोग का, हम लोग को प्रोसेसिंग यूनिट्स पे काम करने की जरूरत है। हाजीपुर का केला वो डाउन साउथ जाकर केले की चिप्स में जब महंगे दामों पर बिकता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर यहाँ पे लगेगी तो ज्यादा पैसा मेरे किसान भाइयों के हाथ में आएगा। मखाना के प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आज देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी मांग है। किसानों से जुड़ी समस्या सिंचाई की, उस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर 2 महीने के बाद आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा सुखाड़ में डूबेगा, ये आज ही से ही सबको पता है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करके परमानेंट सोल्यूशन हम लोग बाढ़ सुखाड़ का हम लोग ला सकते हैं। मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं। हम लोग बिहार में अलग अलग जिलों में, भले वो मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, दरभंगा, पटना, उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं। निवेशकों को बुलाना होगा, उनको उनसे निवेश कराना होगा, ईज ऑफ बिजनेस देना होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हम लोग को देने होंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी निवेशकों को देनी होगी। रिलीजियस टूरिज्म एक एब्सोल्युटली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है जिसको हम लोग को बढ़ावा देना होगा। अयोध्या एक मंदिर ने सोची, आस्था तो एक तरफ है, बट कितना आर्थिक विकास किया उस क्षेत्र का। ऐसे ही मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में उतना ही भव्य मंदिर बन सकता है। भगवान महावीर का लछवाड़ हो या वैशाली हो, वहां पे उनका मंदिर भव्य तरीके से बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी का पटना साहिब में हो या भगवान बुद्ध का गौतम बुद्ध की नगरी में हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर जब प्रमोट की जाएंगी तो प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में और इजाफा होगा। सो दिस इज व्हाट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इज ऑल अबाउट। और इसी दिशा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था जो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो कहीं न कहीं नेशनल रिसोर्स को छीनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वो सारा हक देना चाहती है। आपको लगता है कि रामविलास जी को वो एक ऐसे सेक्युलर लीडर थे जिनको कि हर कम्युनिटी, हर कौम का वोट मिलता था, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या दलित हो। आपको लगता है कि इस तरह के बयान इलेक्शन के टाइम पे देने चाहिए या फिर इस तरह के बयान का पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? सो भाई, सेक्युलरिज्म
धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल आत्मा में से एक है। सेक्युलरिज्म एक भावना ही नहीं है। सेक्युलरिज्म हर किसी को अपनी जाली में उसको समाहित करने की जरूरत है, और जो की जाती है। तकलीफ किसी को धर्मनिरपेक्षता से नहीं है, सेक्युलरिज्म से नहीं है। तकलीफ तब होती है जब पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट की जाती है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत के तमाम तमाम रिसोर्सेज पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, एक धर्म विशेष का ही अधिकार है, ये तकलीफ है। हम लोग वो तकलीफ कतई इस बात की नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री की तमाम गरीब जन कल्याण की योजनाएं आप देख लीजिए। आज जब 81 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में उसमें कहाँ ये देखा जा रहा है कि कौन हिंदू है या कौन मुस्लिम है। और अभी मैं सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं जातीयता पे नहीं जा रहा, मैं अगड़ा पिछड़ा दलित की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सवाल आपका कम्युनलिज्म से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे कहीं हम लोगों ने ये तो नहीं देखा कि भाई ये मुसलमान परिवार है, इसको अनाज नहीं मिलना चाहिए, या शौचालय बनाते वक्त ये मुस्लिम महिला है, नहीं बनना चाहिए, या उज्ज्वला की योजना किसी मुस्लिम परिवार की महिलाओं को नहीं जानी चाहिए। गरीब कल्याण की योजनाओं में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं बनाए गए। बट हाँ, जब आप इन बातों का जिक्र आपके प्रधानमंत्री करते हैं कि रिसोर्सेज पे एक धर्म विशेष का ही अधिकार है, और आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आप आरक्षण तक को समाप्त करने का जब आप कार्य करते हैं, आप डाउन साउथ चले जाइए, कर्नाटका में भाई हमारा संविधान, जिस संविधान के खत्म होने की बात ये लोग करते हैं, संविधान डॉक्टर बाबा साहेब ने ही इस बात को स्पष्ट किया है कि धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं होगा देश में, क्योंकि वो इस बांटने की राजनीति से हमेशा बचना चाहते थे। विपक्ष क्या कर रहा है? धर्म के आधार पर कर्नाटका जैसे राज्यों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आपसे छीनकर धर्म के आधार पर आपको आरक्षण दिया जा रहा है। अब ये मुझे बताइए कहां से सही है? जब हम लोग किसी मंच से, हम लोग धर्म की बात नहीं करते, और जब आप लोग एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो जरूरी है इन विषयों को पब्लिक डोमेन पे लाना, और दूध का दूध पानी का पानी करना, ये जरूरी है। एक अंतिम सवाल चिराग जी, कि आप फिल्म की दुनिया से राजनीति में आए, तो आजकल फिल्म वगैरह देखते हैं या पॉलिटिक्स के अलावा क्या करते हैं आप? डेफिनेटली मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद हम नेताओं के लिए बहुत जरूरी है अपने आप को अनवाइंड करना। सो डेफिनेटली, और हम लोग की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने देश का मान सम्मान हमेशा ऊंचा करने का काम किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को एक मजबूत पहचान दिलाने में भारत के अभिनेताओं का, अनफॉर्चुनेटली आई एम डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम, बट बाकी कई ऐसे नेता हैं जिनकी एक अहम भूमिका उसमें रही है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री भी अच्छा बिजनेस करे। करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री करती है। तो ऐसे में इनका बिजनेस अच्छा चले तो लोगों को भी फिल्म देखनी चाहिए। और मैं भी जब भी फुर्सत पाता हूँ, आजकल ओटीटी ने हम लोग का काम बहुत आसान कर दिया। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, ये काफी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अच्छी फिल्मों को, अपने जॉनर की फिल्मों को आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो जब भी फुर्सत मिलती है देखता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद चिराग जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको हाजीपुर लोकसभा चुनाव के लिए। Thank you so much. Thank you for your kind words. Thank you. थैंक यू।